कोई डाउट नहीं है? सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ तो फिर मेरा टेस्ट। तो बेटा न्यू स्टूडेंट हो तो दे देना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है देने का, लेकिन तब भी दे देना, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत हो जाए तुमसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना तुम्हें समझ में आया उतना दे देना बेटा, ठीक है ओके राज। सर। और जो डाउट अगर होगा तो डाउट पहले तो जितना भी क्लासेस पढ़ाया गया उसको देख लेना तुम, ठीक है, टाइम मिला तुमको देखने के लिए जो लेक्चर दिया गया है। ओके सर। ठीक है सर मेरा एक डाउट है। पूछो। सर साई स्क्वायर वर्सेस आर, एक मैक्सिमा फिर जो दूसरा मैक्सिमा तीसरा मैक्सिमा आता था, सर ये बढ़ता है? तो जो साई स्क्वायर आर है, साई स्क्वायर और यहाँ पर आर, तो यहाँ पर जो मैक्सिमा है वो डिक्रीज होता चला जाएगा ना, यहाँ पर जो मैक्सिमा पहले बड़ा होगा ये छोटा होगा, फिर और छोटा होगा। अगर तुम 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पर जो मैक्सिमा है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है, ये मैंने हाँ सर, बताया। यस सर, हाँ, 4 पाई स्क्वायर। सर इसमें उसका बढ़ता ग्राफ चला जाएगा। जो मैक्सिमम और बार बार बढ़ा क्यों होता रहता है? अब बोलो दोबारा, सुनाई नहीं दिया तुम्हारा आवाज। सर 4 पाई साई स्क्वायर के अंदर तो बढ़ता क्यों रहता है बार बार? यहाँ पे देखो क्या होता है एक्चुअली, तुम आर का वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज करा रहे हो, देखो है ना आर वैल्यू ये, है ना, और उसको तुम साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई, साई स्क्वायर तुम्हारा ये है, ठीक है, लेकिन अगर तुम इस तरह राइट हैंड साइड जाओगे तो आर का वैल्यू तो इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये बड़ा नंबर है, अगर तुम इस प्रेजेंटेशन बिगर में नंबर है। को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर आवाज सुनाई दे रहा है ना? आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। यस सर। स्क्रीन तो मैंने शेयर किया है, दोबारा कर रहा हूँ। यस सर, अब विजिबल है विजिबल है। सर। अच्छा ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा? तो ये यस मैंने सर। ग्राफ प्लॉट किया है साई स्क्वायर, जो फर्स्ट ग्राफ है साई स्क्वायर वर्सेस आर का यहाँ पर, है ना, और ये है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर। तो जो आर की वैल्यू है यहाँ पर, देखो आर की वैल्यू तो तुम राइट हैंड साइड जा रहा है, तो इस आर को अब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना, तो अगर 100 है, 100 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगर ये बिगर नंबर है तो वो नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा उसी रेशियो में। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो साई स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है, अब इसको तुमने आर स्क्वायर, यहाँ पर आर का पहले से इंक्रीज हो चुका है, इस आर स्क्वायर आर से मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअली आर स्क्वायर है, ठीक है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है बेटा? जो आर स्क्वायर का वैल्यू है इस तरह से यहाँ पर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पर नहीं समझ में आया, एक बार मैथमेटिकल दोबारा टर्म बताइए। जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो 4 पाई आर स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, उसको तुम साई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो साई स्क्वायर का वैल्यू उसी रेशियो में इंक्रीज जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा? समझ में आया? यस सर, यस सर, आ गया। और किसी कोई डाउट है? आर की वैल्यू हम कब चेंज करते हैं? कौन सा आर का वैल्यू बेटा? तो रेडियस 4 पाई आर जो है आर। यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या होता है, ये आर है, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ पर जो साई स्क्वायर है, ये साई स्क्वायर में यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट होता है ना, ये ऑर्बिटल दिखा देता है, 2s ऑर्बिटल है या 2 p ऑर्बिटल, ये वैल्यू चेंज करके देगा, आर का वैल्यू तुम्हें चेंज नहीं करना है, ठीक है, आर का वैल्यू एज सच रहेगा यहाँ पर। सर हम वो ऑर्बिटल चेंज करेंगे तो ये बढ़ते जाएगा ग्राफ। ऑर्बिटल चेंज करोगे, तुम लास्ट क्लास में थे बेटा? यस सर। तो मैंने हर एक ऑर्बिटल के लिए मैंने ड्रॉ करवाया था, है यस ना, सर। डी ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ कराया था, डी ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, एफ ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल के लिए ड्रॉ कराया था, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको भी चेंज कर करके मैंने ड्रॉ करवाया था। यस सर। तो डाउट नहीं है ना? देख लेना, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना पीछे।
आ जा बेटा, डीपीपी में कोई डाउट हो पूछो, डीपीपी में ढेर सारे क्वेश्चन थे। सर तो क्वेश्चन हो ऑलरेडी गया तुम लोगों को? ऑलरेडी डिस्कस हो गए थे लास्ट क्लास में। ये 20 क्वेश्चन हो गया था, पूरा पूरा हो गया था। यस, डाउट थे पूछ लिए थे। अच्छा, तो हर एक डाउट हो गया था इसमें से, तो कोई डाउट नहीं है। तो आ जाते बेटा, तो हम लोगों को आज पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, बाद में देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ना है, लेकिन लास्ट क्लास में एक चीज़ ये रह गया था, उसको देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो सर? फोटो, हाँ बोलो। सर आप अभी नया चैप्टर कब स्टार्ट कराएंगे? आज ही, ओके, मतलब सर अभी ये वाला टॉपिक खत्म कराने के बाद? बिल्कुल। ओके। कौन सा स्टार्ट होगा सर? कहीं जाना है क्या तुम्हें अभी? नो सर, मैं पूछ रहा था सर इसलिए बस। कहीं जाना है तो बता दो। नहीं नहीं सर, नहीं जाना। अच्छा ठीक है, तो नहीं जाना तो देखते रहो, ठीक है। आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिस्कवरी यहाँ पर जो डिस्कवर किया था वो जे थॉमसन ने किया था, है ना। तो इसने क्या किया था कि एक क्वार्ट्ज बल्ब लिया था, ट्यूब लिया था, ठीक है। दिख रहा होगा यहाँ पर क्वार्ट्ज ट्यूब। इस क्वार्ट्ज ट्यूब को इवैक्यूएट किया है, देखो लिखा गया है इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर जो गैस रहा होगा बेटा इसके अंदर, उस गैस को निकाल दिया गया, ठीक है। तो गैस निकालने के बाद, है ना, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा। तो उस वैक्यूम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज, और यहाँ पे बेटा एक विंडो है, इस विंडो से लाइट यहाँ पे इस तरह से अंदर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड है, प्लेट बोल सकते हैं, यहाँ पर मेटेलिक प्लेट है। इस मेटेलिक प्लेट पर ये लाइट कोलाइड हो रहा है, लड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ये लाइट यहाँ पर लड़ेगा, वैसे ही इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट करेगा, जो सेकंड इलेक्ट्रोड है वहां की तरफ माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा होगा? यस। हाँ, तो इस इफेक्ट को किसने ऑब्जर्व किया बेटा? जे थॉमसन ने, और इसका एक नाम दिया गया, और नाम क्या दिया गया बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस मेटेलिक प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा? ये फोटो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, सिलेक्ट एक मिनट, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा, है ना, एक मिनट, मैं दूसरे पा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो लाइट है बेटा, लाइट इस मेटेलिक प्लेट पर कोलाइड होगा। तो इस मेटेलिक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, और इस इलेक्ट्रॉन क्या बोलोगे बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलोगे, ठीक है। सो इट इज फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो लाइट है, लाइट की एनर्जी क्या होगा बेटा? एच न्यू। जो लाइट है, लाइट का एनर्जी अज्यूम किया गया कि ये एच न्यू है, ठीक है। तो एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट है। न्यू क्या है? न्यू लाइट का फ्रीक्वेंसी है, जो लाइट, हाँ, तो जो लाइट यहाँ पर आ रहा है, इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अब देखो, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अगर इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन साइड माइग्रेट कर रहा है, ठीक है।
तो अगर माइग्रेट कैप होगा बेटा जब तुम इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दोगे, ठीक है। तब क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिवली चार्ज किया था, इसको है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया जाता है, ठीक है। बैटरी लगाकर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करोगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्रिएट करोगे, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है बेटा, वो बैटरी से आया हुआ है, ठीक है। और जो ब्लैक कलर का है वो नेचुरल चार्ज है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होगा बेटा, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एनोड हो जाएगा, एनोड। और ये क्या है बेटा, कैथोड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैथोड है। जो कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन इमिट्स हो रहा है। तो जो कैथोड है, कैथोड को इमिटर भी बोला जाता है, ठीक है, इमिटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है इसलिए ये इमिटर है। और जो एनोड है, एनोड इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है, तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है तो कलेक्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर रहा है, ठीक बेटा। इतना जो टर्म्स है, टर्म्स को पहले ध्यान से देखो, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहा है, लाइट जब मेटेलिक प्लेट पर, मेटेलिक सरफेस पर गिर रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इवैक्यूएट, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है ना। और जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बेटा मेटेलिक सरफेस से, उस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जहां जाएगा वो होगा एनोड, और एनोड को कलेक्टर बोलोगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स जहां से निकल रहा है वो होगा कैथोड, कैथोड को इमिटर बोलोगे, ठीक है। बाकी ये नीचे क्या बना इसको भूल जाओ, ये बैटरी लगा हुआ, ठीक है, ये बैटरी का रिप्रेजेंटेशन है, तो ये बैटरी दिया गया है, ठीक बेटा। इतना तो समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इस मेटेलिक सरफेस पर गिरेगा, जो मेटेलिक सरफेस है, मैं इसको इस तरह बना रहा हूँ, मेटेलिक सरफेस के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सनलाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, कोई भी लाइट हो यहाँ पर, है ना, जनरली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, जितना हाई एनर्जी का लाइट गिराओगे उतना इजीली इलेक्ट्रॉन यहाँ से इवैक्यूएट होगा, निकलेगा, यहाँ से इमिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने सनलाइट जो लाइट यहाँ डाला, ठीक है, और जो फोटो लाइट यहाँ पे गिरेगा बेटा, वहीं से तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो सरफेस पर आएगा, सरफेस आने के बाद यहाँ से निकल जाएगा। तो ये डायग्राम नीचे बनाया गया है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही ई एनर्जी का लाइट यहाँ पर गिरा, वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है बेटा, है ना, वो यहाँ से इसका कुछ वेलोसिटी का तभी तो ये माइग्रेट कर रहा है, प्लस टू माइनस, है ना, इसका मतलब इसके पास कुछ न कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी हो भी सकता है। अगर मान लो फोटो इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, तुम बताओ बेटा। अगर किसी सब्सटेंस के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो क्या होगा, रुक जाएगा ना, आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। हाँ, तो वहां पर जो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर नीचे बनाया गया, देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये सरफेस पे रुक गया है, तो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। अब ये जो दूसरा यहाँ पर केस लिया गया है, यहाँ पर इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी था, ठीक है। जब काइनेटिक एनर्जी है तभी ये सरफेस को छोड़कर बाहर भाग पाएगा, निकल पाएगा। जरा समझ में आ रहा है बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है तभी वो आगे माइग्रेट कर पाएगा, आगे मूवमेंट कर पाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा तो रुक जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पर कुछ चीजें तुम्हें नोट करना है, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिखा उस सबको नोट करोगे तुम, पहले मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पहला तो ये हो गया, जैसे ही यहाँ पर लाइट इंसिडेंट होगा वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। मतलब लाइट को फॉल होने में और फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने में कोई टाइम लैग नहीं है। मतलब कि अभी लाइट गिरेगा फिर इंतजार करेगा सरफेस की, हाँ आप थोड़ा सा आराम कर ले, इसके बाद निकालूंगा मैं इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है। तो जैसे ही लाइट यहाँ पर फॉल होगा मेटलिक सरफेस पर, वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा, ठीक है, कोई टाइम लैग नहीं होता है। दूसरा, जितना हाई एनर्जी का सनलाइट या फिर हाई, देखो जो एनर्जी होता है, एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू h नहीं होता है। अगर हाई एनर्जी बोला जाए मतलब हाई फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। जितना हाई फ्रीक्वेंसी हो लाइट का या फिर जितना हाई एनर्जी, दोनों का मतलब सेम हुआ, ठीक है।
तो अगर हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट फॉल होगा, अगर स्ट्राइक करने वाला जो लाइट है उसका एनर्जी बहुत ज्यादा या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो लाइट है इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है बेटा? ओके। Yes. अब यहाँ पे यस एक चीज और यहाँ देखना, पहला तो तुमने ये देख लिया कि नो टाइम, जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है नो टाइम लैग। ठीक है, नो टाइम लैग। ठीक है, कोई टाइम लैग नहीं है। दूसरा, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रे और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पर 3 फोटो इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, 1 2 3। ठीक है, ये फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है, ये सेकंड, ये थर्ड, है ना? तो 3 फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली। सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन is directly proportional to the intensity of light। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी मतलब होता है कितना डिम लाइट। जैसे तुमने कहा ना, तुमने एक लाइट ले लिया 200 वाट, तुमने 7 वाट का एक लाइट ले लिया और दूसरा जो लाइट है वो 100 वाट का है ना। तो इंटेंसिटी मतलब कितने वाट का लाइट तुमने लगाया है। ठीक है, वाट नंबर ऑफ फोटॉन्स को पता है इंटेंसिटी। तो जितने फोटॉन यहाँ पर कोलाइड होगा, जितने फोटॉन यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे उतने ही फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, है ना? तो फोटॉन से फोटो इलेक्ट्रॉन बना, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे यहाँ पे डराइव हुआ बेटा? फोटॉन से। जितने फोटॉन्स यहाँ पर स्ट्राइक करेगा इस मेटेलिक सरफेस पर, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होंगे। इट मींस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब कितना डिम है या कितना ब्राइट लाइट है। ठीक बेटा? ओके। Yes. तो ये 3 पॉइंट है, Yes, 3 sir. इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद देखो, इसके अलावा कुछ चीजें और है। देखो यहाँ मैं 1 बाय 1 पढ़ते जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो नंबर 1 पॉइंट यहाँ लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट एज सून एज लाइट स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। ये नंबर 1 हो गया। जो नंबर 1 पॉइंट मैंने बोला था वो यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, नो टाइम लैग। तो इलेक्ट्रॉन्स कम आउट as soon as the light strikes the metallic surface। ठीक बेटा? तो मैंने पहले बता दिया कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फॉल होगा वैसे ही यहाँ से तुम्हें फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक बेटा? देखो ये भी तुम्हें नोट करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, जो मैंने ऊपर बोल दिया था पहले वो यहाँ पे लिख दिया गया है। Sir J. Thomson observed that when a light of certain frequency strike the surface of metal, electrons are ejected from the metal। This phenomenon is known as photoelectric effect and the ejected electron is known as photoelectrons। ठीक है, ये भी मैंने लिखवा दिया है। जो प्रोटॉन्स यहाँ से निकलेगा उसको क्या बोलोगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलोगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लोगे यहाँ तक, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर हाँ बेटा बोलो। सर ये जो मेटल की प्लेट है वो कोई भी मेटल की हो सकती है या फिर ब्लैक बॉडी बताऊंगा, है? इस पर मैं आऊंगा। जरूरी नहीं Okay, है sir. यहाँ पर एक्चुअली जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हर एक मेटल के लिए हो सकता है, लेकिन उसी अमाउंट में उसी एनर्जी का तुम्हें लाइट यहाँ पर स्ट्राइक कराना होगा। जनरली जो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल है उससे फोटो इलेक्ट्रॉन so this effect under the action of visual light, but many more shows it under the action of more energetic ultraviolet light। ठीक है, जो सीजीएम है वो ब्राइट लाइट या फिर जो विजुअल लाइट है उससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, लेकिन इसके अलावा जो मेटल है उसके लिए तुम क्या यूज करोगे? हाई एनर्जी लाइट, दैट इज अल्ट्रावायलेट लाइट। मेटल प्लेट की जगह मेटलॉइड प्लेट ले सकते हैं? नहीं बेटा, आगे चले बेटा। ओके, Yes.
पॉइंट 2 है यहाँ पर, पॉइंट 2 में लिखा हुआ है द लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी विल नॉट एबल टू ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस। There is a minimum frequency called the threshold or critical frequency, जो मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से, ठीक है। These are called the threshold or critical frequency, which can just cause the ejection of this frequency. Varies the nature of metal. The higher the frequency of light, the more energy of the photoelectrons. But blue light result the faster electron than red light. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो बेटा, तो जैसे तुम लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करा रहे हो मेटेलिक सरफेस पर, ठीक है, तो यहाँ से लाइट आ रहा है एच न्यू, तो जो सरफेस है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, जब कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा तो इलेक्ट्रॉन, देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकलेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो तुम्हारा सरफेस है, सरफेस पे एटम होगा, ठीक है, तो एटम के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन होगा बेटा, ये तुम्हें मालूम है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता रहता नहीं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं ना, पूरा तुमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग सेल होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, तो अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसको तुम्हें क्या देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, मान लो इस इलेक्ट्रॉन को, ये लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने पर एनर्जी सप्लाई कर, ठीक है, तो जो एनर्जी तुम दोगे बेटा इसको, ठीक है, उस एनर्जी क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। तो यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ आगे। ठीक है, तो जो मैंने ब्लू कलर लिखा उसको नोट करो, फिर बता रहा हूँ बेटा। आप बोलिए। Done, sir. Done, sir. Done, sir.
बेटा कुछ काम पड़ गया था इमरजेंसी, ठीक है, तो नोट कर लिया होगा। सर हाँ बोलो। सर ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है एक बार वो एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल अभी सब एक्सप्लेन करना है मुझे, ठीक है, मैं वन बाय वन हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओके सर। देखो बेटा, तो यहाँ दिया गया है लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी विल नॉट एबल टू कॉज द इजेक्शन ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन। तो अब देखो बेटा, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो तुम एनर्जी दे रहे हो, ये एनर्जी दैट शुड बी ग्रेटर देन आयनेशन एनर्जी, ठीक है। अगर जो एनर्जी तुम यहाँ पर डाल रहे हो ये एनर्जी आयनेशन एनर्जी से कम हो, ठीक है, तो क्या फोटो पाएगा? तुम बताओ बेटा। जो तुम लाइट एनर्जी यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो ये एनर्जी आयनेशन एनर्जी से कम हो, नो सर। तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल पाएगा, है ना। सब नहीं होगा। इसका मतलब नहीं। कि जो इंसिडेंट रे है उस इंसिडेंट रे का कुछ न कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, तभी यहाँ से लाइट इजेक्ट हो पाएगा, ठीक है। तो जो एनर्जी Yes, sir. होता है उस मिनिमम एनर्जी के फ्रीक्वेंसी को क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी को क्या बोलोगे बेटा, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है या मिनिमम एनर्जी है, जो एनर्जी है एनर्जी 30% ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इस फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है उसको क्या बोलोगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई डाउट नहीं है? तो यहाँ लिखा भी है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन तुमने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। which can just cause the ejection of this frequency varies with the nature of metals, ठीक है कि जो आयनेशन एनर्जी मेटल के लिए अलग-अलग होता है ना। हो सकता है कि आयरन के लिए कुछ अलग हो, पोटेशियम के लिए अलग हो, लिथियम के लिए अलग हो, है ना। जैसे तुम टॉप टू बॉटम जाते हो किसी रो में आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होता जाता है ना, ये मालूम है तुम्हें? कोई डाउट नहीं है बेटा इसमें? हाँ, तो हर एक मेटल के लिए आयनेशन एनर्जी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अलग अलग पॉइंट में लिखा गया है। तो हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट द मोर एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन हैव। ब्लू लाइट, तो ब्लू लाइट में मालूम है कि अगर तुम विबग्योर पर जाओगे, विबग्योर, ठीक है, तो जो ब्लू लाइट है उसका एनर्जी आता है तो वायलेट जाता होगा, वायलेट के बाद इंडिगो आएगा, इंडिगो के बाद ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जो रेड लाइट है, रेड लाइट का एनर्जी सबसे कम होता है। तो ये यहाँ लीजिए, इसका कोई मीनिंग नहीं है। ब्लू लाइट रिजल्ट्स द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देन रेड लाइट। तो रेड लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है कम होता है, ब्लू लाइट का फ्रीक्वेंसी एनर्जी ज्यादा होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो एक बार बता दीजिए। कौन सा बेटा? सीजियम वाली लाइन, इससे ऊपर सर शायद एक अपने सीजियम वाली लाइन पड़ी थी यहाँ पर ऊपर एक अच्छा पॉइंट ठीक लिखा है, था। बता रहा हूँ। देखो तुम्हें मालूम है ना कि जो आयनेशन एनर्जी है, जितना कम आयनेशन एनर्जी होगा उतनी लाइट, उतने कम एनर्जी तुम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर इजेक्ट कर सकते हो। अगर आयनेशन एनर्जी पहले से ही कम है तो कम एनर्जी देकर ही तुम इस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। बेटा यहाँ देखो, और तुम्हें मालूम है कि सबसे कम आयनेशन एनर्जी किसका होता है बेटा? सीजियम का, ठीक है। अगर तुम ऊपर में जाओगे तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम होता है ना। जो सीजियम है, सीजियम का आयनेशन एनर्जी सबसे कम होगा। यहाँ पर इस ग्रुप में सबसे ज्यादा किसका होगा? में जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 में लिथियम का आयनेशन एनर्जी ज्यादा होता है और सबसे कम होगा सीजियम का, लो, ठीक है। एक्चुअली ये लोवेस्ट होता है। तो सीजियम का एनर्जी कम है तो कम एनर्जी से ही सीजियम निकाल सकते हो, ठीक है। तो सीजियम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इजीली शो करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज्ड with increase the intensity of
the same frequency, if emission is permitted, that is a bright light more photoelectrons than dim one, the same frequency, but the energy directly proportional to the intensity of light. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ये मैंने इसमें लिखा थर्ड पॉइंट में। आगे आ जाओ, तो आगे यहाँ पर कुछ इक्वेशन बनाया गया है। इस क्वेश्चन को देखें कैसे बनाया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ, तो ये बता दिया मैंने, देखो यहाँ पर क्वांटा ऑफ एनर्जी एच न्यू। सपोज, हाँ बोलो सर ये वाला पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो, आपकी ये वाला आवाज नहीं आ रही। इंटेंसिटी वाला बेटा। यस सर। ओके, इंटेंसिटी दोबारा देख लो। तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। ठीक है, यही मैंने बताया था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा लाइट का, उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। ठीक बेटा? ओके सर। इसको इतना बड़ा सा लिखने कोई मतलब नहीं है, बस इसका मतलब यही है जो मैंने एक लाइन में यहाँ लिख दिया। आगे देखो, क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या है बेटा? जो लाइट यहाँ पर गिर रहा है उसका एनर्जी एच न्यू है। ठीक है, तो ये मेटेलिक सरफेस तुमने ले लिया, और इस मेटेलिक सरफेस पर जो लाइट फॉल हो रहा है, जो गिर रहा है बेटा, उसका एनर्जी क्या है? सर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा देखो, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन कहीं पर माइग्रेट कर रहा है, इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन कहीं माइग्रेट कर रहा है तो क्या बोलते हैं बेटा? उसको करंट बोलते हैं ना, पढ़ा होगा तुमने। हाँ जी सर। तो अब यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट, ओके, आवाज सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट, तो यहाँ पर जो तुमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था आगे, ठीक है, इसके नीचे ये मैंने एक कुछ क्वेश्चन को ड्राइव कर रहा, उसको नोट करो, मैं बता रहा हूँ। तब तक मैं थोड़ा सा पेन को सही कर लूँ, पेन थोड़ा सा देखना बेटा थोड़ा सा। ओके, आवाज आ रहा है बेटा?
ठीक है। तो यहाँ देखो, तो ये जो तुम्हारा ऊपर दिया गया है ना, एच न्यू, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये वाला एक बता रहा हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है उसका एनर्जी है एच न्यू, ठीक है। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इस एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलोगे, ठीक है। थ्रेश, मान लो जो तुमने यहाँ पे लाइट का एनर्जी दिया वो ज्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब कुछ न कुछ एनर्जी रह जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास। जो एनर्जी बचा रहेगा इस इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चला जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के पास। मैं मालूम बेटा, देखो अब क्या हो रहा है कि जो लाइट इस सरफेस पर फॉल हो रहा है, जो गिर रहा है जो लाइट इस मेटलिक सरफेस पर, ठीक है, उसका एनर्जी एच न्यू है, ठीक है। और इस मेटल का थ्रेशोल्ड एनर्जी तुमने फाई अज्यूम किया, ठीक है। इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, फाई, या फिर इसको वर्क फंक्शन बोलोगे, वर्क फंक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? मतलब एक इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए जो एनर्जी होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो मिनिमम एनर्जी है उस एनर्जी क्या बोलोगे, वर्क फंक्शन। मतलब इतना एनर्जी तो कम से कम इलेक्ट्रॉन लेगा ही निकलने के लिए, है ना, यही आयनेशन एनर्जी है बेटा, ठीक है। और आयनेशन एनर्जी की यहाँ पर न्यू टर्म्स तुमने दिया है वर्क फंक्शन, ठीक है। तो एच न्यू एनर्जी हो गया बेटा लाइट का, वर्क फंक्शन फाई हो गया, और इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी रह जाएगा, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के पास है बेटा उसको तुमने काइनेटिक एनर्जी बोल दिया। तो अब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा बेटा, टोटल एनर्जी मस्ट बी कंजर्व, मतलब टोटल इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द टोटल रिफ्लेक्टेड एनर्जी, है ना। तो कितना एनर्जी यहाँ पर आ रहा है बेटा, जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी क्या है, एच न्यू, है ना। सो एच न्यू मस्ट बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो एच न्यू इज इक्वल टू फाइव। ये एच न्यू क्या होता है? एच न्यू क्या बेटा, जो इंसिडेंट एनर्जी है, जो लाइट आ रहा है बेटा मेटल सरफेस पर, उस लाइट का एनर्जी एच न्यू तुमने लिखा है, ठीक है। तो ये प्लैंक्स थ्योरी में बताया गया था बेटा एच न्यू, है ना। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। तो जो लाइट है, जो फोटॉन है, फोटॉन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। तो जो लाइट है, लाइट क्या होता है बेटा, लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन्स, है ना, ढेर सारे यहाँ फोटॉन्स होंगे, और जो फोटॉन आ रहा है उस फोटॉन का एनर्जी क्या है, एच न्यू, ठीक है। तो फोटॉन का एनर्जी एच न्यू, मतलब जो लाइट है, लाइट की एनर्जी तुमने एच न्यू लिख दिया, एंड एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फाई, दैट इज आयनेशन एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर वर्क फंक्शन का जो वर्क फंक्शन है, ठीक है, वर्क फंक्शन में तुमने एच न्यू नॉट लिख दिया, ठीक बेटा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना। वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट से लिखेंगे। तो अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन दोनों सेम है। एक मिनट बेटा थोड़ा सुन लो, बताऊंगा तुम्हारा जो डाउट बता दूंगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है? यस सर। एक मिनट। यस सर। तो यहाँ पर जो हाफ एम वी स्क्वायर, उसका मतलब क्या है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ दिया गया एच न्यू, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट क्या है बेटा, एच न्यू नॉट है तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ पर, जो एनर्जी बेटा मेटल एब्जॉर्ब कर ले रहा है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसको तुमने क्या बोल दिया, वर्क फंक्शन। यहाँ तो कोई डिफाइन किया गया वर्क फंक्शन, इसी को थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। प्लस जो एनर्जी रह जाएगा इलेक्ट्रॉन पास, तुम क्या बोलोगे, काइनेटिक एनर्जी। तो इक्वेशन यहाँ पर तुम मॉडिफाई कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। So maximum kinetic energy of photoelectron is equal to half mv square, that is equal to h nu minus h nu naught, where h nu जो nu naught है उसको क्या बोलते हैं बेटा, nu naught पे यहाँ बोलोगे threshold frequency, ठीक है, threshold frequency, ठीक बेटा। तो अब पूछो जो डाउट तुम्हारा है, पूछो बेटा क्या डाउट है तुम्हारा।
इससे क्लियर हो गया। सर एक डाउट था ओके, तो सर। पूछो। सर आयनाइजेशन एनर्जी को हम वर्क फंक्शन बोलेंगे, लेकिन जो आयनाइजेशन हाँ एनर्जी होती है वो तो ग्राउंड स्टेट से हमें जब हमें इन्फिनिटी तक लेके जाना होता है जब होती है, लेकिन जब लाइट स्ट्राइक करेगी बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल हाँ से निकलेगा, तो फिर हम उसे आयनाइजेशन हाँ एनर्जी बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सोडियम के लिए जो ग्राउंड स्टेट होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा बेटा, जहां पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा बेटा, वो ग्राउंड स्टेट होगा। ठीक है, सोडियम के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो थर्ड सेल में है ना, जो थर्ड Yes, सेल है, थर्ड सेल ही सोडियम के लिए ग्राउंड स्टेट होगा। ठीक है बेटा, ओके सर। सर जो तुमने पढ़ा था बेटा वो हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा था। हाँ बोलो। सर एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा वो? नहीं बेटा, जो हम लोगों ने पढ़ा था बोर मॉडल वो हाइड्रोजन एटम के लिए था। तो हाइड्रोजन एटम के लिए ग्राउंड स्टेट n=1 होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना n+l रूल से, बताया था मैंने सर्कल बना बनाकर। यस ठीक है, यस सर। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इलेक्ट्रॉन जहां पर है वो उसका ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? मतलब अगर तुम सोडियम का इलेक्ट्रॉन लिखोगे सोडियम का तो 281 आता है इस तरह से, है ना। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 1 है ना, ये इसके लिए n का वैल्यू क्या है 3 है, तो थर्ड सेल इसके लिए ग्राउंड स्टेट हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट नहीं होगा। थर्ड जो होगा यहाँ पर n=3 है ना, इसके लिए ग्राउंड, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ ना, इस इलेक्ट्रॉन जो 11th इलेक्ट्रॉन होगा, 11th इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड सेल ग्राउंड स्टेट होगा। तो इसको, इस लाइन को लिख लोगे जो नीचे मैंने लिखा है। सर हाँ बोलो बेटा। सर आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? बताया जाएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल वही आयनाइजेशन एनर्जी, जो आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ लिखा है क्या बेटा, ये आयनाइजेशन एनर्जी, जो पोटेंशियल आयनाइजेशन एनर्जी होता है IE, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका जो यूनिट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। ठीक है, तुम्हें मालूम है वोल्ट किसका यूनिट है बेटा? वोल्ट पोटेंशियल का यूनिट है, पोटेंशियल। तो मालूम बेटा पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा तुमने, यस सर। है ना। हाँ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है, आयनाइजेशन एनर्जी को। तो बेटा जो आयनाइजेशन एनर्जी का 3 नेम दिया गया है, आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारा हो गया, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, और दूसरा होता है, एक होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो 3 नाम दिया गया, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ओके सर। ओके। तो आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया है, हम लोग इस ग्राफ को करेक्ट करके बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखो जो ग्राफ प्लॉट किया गया है यहाँ पर, इससे बीच प्लॉट किया गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, जो इंसिडेंट रे है बेटा, यहाँ पर जो मेटलिक सरफेस पर जो इंसिडेंट रे आ रहा है ना, जो लाइट फॉल हो रहा है बेटा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू। ठीक है, और जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास रह गया, इस एनर्जी को तुमने क्या बोल दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और कुछ एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, और उस एनर्जी क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वर्क फंक्शन, हाई उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो, अगर फ्रीक्वेंसी जो इंसिडेंट रे है ना, कोई भी फ्रीक्वेंसी ले लो, क्या हर एक फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? नहीं होगा। फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लाइट का कुछ न कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट का है तभी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा मेटेलिक सरफेस से, है ना। तो जो मिनिमम एनर्जी है, उस एनर्जी तुमने क्या बोला बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी,
मतलब कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर मान लो यस जो इंसिडेंट रे है एच न्यू, ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है ना, इसका थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्विवेलेंट हो जाए, इट मींस एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ठीक है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास थोड़ा भी काइनेटिक एनर्जी होगा? नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तूने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, ये होता है बेटा, दोनों का वैल्यू इक्वल है, अगर सेम से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोटो इलेक्ट्रॉन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कब जीरो होगा? जब इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो। ठीक है, अब तुमने एनर्जी को इंक्रीज, जो इंसिडेंट रे है इसका एनर्जी तुमने बढ़ाना शुरू किया, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी देखो ऊपर वाला है, अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी है तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इस ग्राफ में। जीरो हो गया, उसके बाद आपने क्या बोला? तो इसके बाद मैंने ये बोला बेटा कि जैसे जैसे तुम इंसिडेंट रे का एनर्जी बढ़ाओगे वैसे वैसे जो रेसिडुअल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, ये मैंने बोला। ठीक है सर, इसका जो ग्राफ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो ये जो ऊपर जा रहा है बेटा ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कब मिलेगा? जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तभी तुम्हें मिलेगा। तो तुम्हें यहाँ पर याद क्या रखना है बेटा? तुम्हें याद रखना है जो ऊपर 3-4 पॉइंट मैंने बताया है, 3 पॉइंट नोट करने के लिए ये 3 पॉइंट नोट करना है। इसके अलावा तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसका डेफिनेशन याद करना है। इसके अलावा तुम्हें वर्क फंक्शन क्या होता है इसका डेफिनेशन याद करना है और इस इक्वेशन को याद रखना है। ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को याद रखना है। ठीक बेटा, इतना समझ में आ गया? यस सर। इसका ग्राफ मगर जीरो से शुरू क्यों नहीं हुआ? बेटा अभी तुम्हें बता रहा था इतना जो चिल्ला चिल्ला कर। देखो बेटा फिर से सुन लो, दोबारा सुन लो। ठीक है, ध्यान लगा सुनो बेटा, इधर उधर तुम है ना खाते पीते पढ़ाई करोगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने ये बोला था, ये देखो जो इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, अगर इलेक्ट्रॉन को तुम्हें निकालना है तो उसको तुम्हें कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो एनर्जी तुम देते हो बेटा वो क्या है? आयनेशन एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे अगर उसका एनर्जी एच न्यू है मस्ट बी ग्रेटर देन आयनेशन एनर्जी। अगर इस इंसिडेंट रे का एनर्जी आयनेशन एनर्जी से कम हो जाए तो क्या वहां पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें कुछ न कुछ मिनिमम एनर्जी देना पड़ेगा, और जो मिनिमम एनर्जी तुम देते हो क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी कम है तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं इजेक्ट होगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो न्यू नॉट से पहले कोई फोटो इलेक्ट्रॉन तुम्हें नहीं दिखाई देगा। न्यू नॉट के बाद जब एनर्जी इससे ज्यादा हो, ठीक है, जब इंसिडेंट रे का एनर्जी ज्यादा हो तभी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा। ठीक बेटा, इतना समझ में आ गया? yes. इसके बाद एक चीज तुम्हें और यहाँ पर नोट करना है, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी नॉट। ठीक है, जो कैपिटल वी नॉट क्या होता है बेटा? कैपिटल वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे हेड डालोगे कैपिटल वी नॉट। ठीक है, तो स्टॉपिंग देखो हम लोग फिर से उस ऊपर वाले डायग्राम में जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी क्वेश्चन पूछते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में। ठीक है,
चलो यहाँ पर देखते हैं स्टार्टिंग पोटेंशियल होता क्या है। आ जाओ यहाँ पर। सर एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन क्यों जा रहा है? एनोड की तरफ क्यों जा रहा है बेटा? क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जो पोटेंशियल है उसको धीमे धीमे डिक्रीज करो, ठीक है। जो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है बेटा, उस पोटेंशियल को डिक्रीज करो तो क्या होगा बेटा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये पढ़े है ना। यस ये तुम्हारा फॉर्मूला है, कूलम्ब्स फॉर्मूला। तो अगर तुम एक चार्ज का वैल्यू कम करते जाओगे, अगर पॉजिटिव चार्ज जो तुमने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट किया है इसको डिक्रीज करते जाओगे, है ना, तो क्या होगा? यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी कम लगेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स को कम करते करते इतना कम कर दो कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल ही ना पाए, मतलब कि यहाँ पर जो एनोड है इसको रिपेल कर दे, ठीक है। जो नया इलेक्ट्रॉन निकलने वाला वो निकल ना पाए, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो सरफेस पर ही रहे, है ना, आगे मूवमेंट ना कर पाए बेटा, ठीक है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाए। जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है अगर वो जीरो हो जा रहा है, तुम इतना एनर्जी दे रहे हो बेटा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक है, तो उस एनर्जी को तुम क्या बोलोगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू EV नॉट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो E क्या बेटा? यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻⁹ हाँ, तो E का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो अगर इस रिपल्सिव फोर्स का एनर्जी, जो यहाँ पर एनर्जी तुमने दिया है, इस रिपल्सिव फोर्स का एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी इक्विवेलेंट हो जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाएगा, क्योंकि जो रिपल्सिव फोर्स है दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। तुमने दोनों को इक्वेट कर दिया, तो अब जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। तो पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? E नॉट क्या बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। EV नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसको इस तरह लिख सकते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तुम्हें, सो EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, है ना। ये भी लिख सकते हैं, जो तुम्हें मालूम है काइनेटिक एनर्जी इक्वल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, ये होता है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है तुमने क्या लिख दिया है? H न्यू नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के दो फॉर्मूला बन गए यहाँ पर। ये तुम्हारा हो गया EV नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड सेकंड फॉर्मूला EV नॉट इज इक्वल टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट, ठीक है। नो सर एक बार वापस बता दो, सब एक मुश्किल रख के आवाज में। कौन सा बेटा? क्या वापस बता दूं? सर स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम एनर्जी टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिखो यहाँ पर स्टॉपिंग एनर्जी इज द मिनिमम, स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखना है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख लो यहाँ पर, ठीक है। स्टॉप इज द मिनिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड टू स्टॉप द or to stop the ejection of photo electron, ठीक है। नोट कर लिया? इसलिए दोबारा बोल रहा हूं बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द मिनिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड
या मिनिमम पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो। ठीक है बेटा, नोट कर लिया? ठीक है, और कोई डाउट है? सर जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो पढ़ते ही कुछ समझ नहीं आया था। फार्मूला से ड्राइव किया? देखो बेटा, चलो दोबारा देख लो यहाँ पर जो फार्मूला मैंने ड्राइव से, ये फार्मूला कुछ है नहीं, इसका कोई डेरिवेशन वगैरह तो सिंपल सा है, मैंने लिख दिया था। चलो यहाँ तो देखो दोबारा, देखो बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पर आएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है। इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है बेटा? इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है eV0, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी मैं लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज Ke में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका एनर्जी क्या है? Ke। और यहाँ पर जो अपोजिंग एनर्जी है वो क्या है बेटा? वो है eV0, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को, इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है तो कितना एनर्जी तुम्हें लगाना पड़ेगा, तुम्हें मालूम बेटा, है ना? अगर इक्वल फोर्स होगा, अगर यहाँ पर F फोर्स है ना, और यहाँ पर भी F फोर्स है, तो जो ब्लॉक है वो बेटा मूवमेंट नहीं करेगा। तुमने यहाँ ब्लॉक लगा दिया, इस ब्लॉक पर यहाँ फोर्स F लगा रहे हो, और यहाँ पर फोर्स भी, यहाँ से भी फोर्स F लगा रहे हो, दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है। तो क्या कोई मूवमेंट होगा इस ब्लॉक का? नहीं होगा, है ना। इसका मतलब अगर इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखना है तो अगर इक्विलिब्रियम में ये ब्लॉक है तो दोनों साइड इक्वल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है आगे तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए तुम्हें इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं बेटा? यस सर। है ना। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द eV0। यस। ये eV0 क्या है बेटा? ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, इस इलेक्ट्रोड एनोड का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनोड, बस यही है। आगे कर लोगे? आगे मैंने क्या किया था बेटा? आगे मैंने काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला था उसको मैंने लिख दिया था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर eV0। अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू इज इक्वल टू eV0, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये यहाँ से यहाँ कैसे आ गया? ये लाइन समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, ठीक है, नोट कर लो बेटा। ये 3 लाइन का कोई डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन पूछेगा नहीं, इसका कोई डेरिवेशन ये है नहीं, डेरिवेशन बोर फार्मूला का एनोड का पोटेंशियल डिफरेंस eV0 कैसे हुआ? ये बेटा अभी तुमने पढ़ा नहीं है फिजिक्स ना, फिजिक्स में भी नहीं पढ़ाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है? अभी नहीं पढ़ाया। नो सर। अभी तुमने ये फार्मूला पढ़ा है? अभी तुमने बहुत फार्मूला फिजिक्स में नहीं पढ़ा है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, तो ये भी नहीं पढ़ा होगा, है ना? नो सर। नो सर, नहीं पढ़ा। नो सर। दैट इज इक्वल टू EV। ये है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? चार्ज है, एक्चुअली इसको QV लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, से तुमने EV लिखा है, तो इसको अभी नहीं जानना है तुम्हें, ये पढ़ाए नहीं गए, फिजिक्स में है, आगे बताया जाएगा, इसलिए मैंने इस पर कोई जोर नहीं दिया, ठीक है। तुम इसको डायरेक्ट इसको यूज करो एज सच, जब बताया जाए इसमें तुम्हें बहुत आसान लगेगा, ठीक है। सर ये था 10th में लग रहा है। हाँ, तो 10th में, तो यहाँ बताया जाएगा, 11th में बताया जाएगा। सर वोल्ट इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है ना, इसलिए। चलो इसको देखो बेटा, इलस्ट्रेशन। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब ये वर्क फंक्शन दिया गया है। प्रेडिक्ट वेदर द वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम इज सुटेबल फॉर ए फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन और नॉट, है ना। तो यहाँ पर जो लेमडा है फोटो इलेक्ट्रॉन का, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, इसका लेमडा दिया गया है, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन का लेमडा दिया गया है 6500। तुम्हें मालूम है h न्यू इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, है ना, क्योंकि जो न्यू होता है न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा होता है, ठीक है। अगर न्यू ना दिया गया हो तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लेमडा भी रख सकते हो, ठीक है। तो वर्क फंक्शन ये दिया गया है। फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो क्राइटेरिया क्या होता है बेटा? क्राइटेरिया इज इक्वल टू h न्यू
नॉट, Yes. ये था बेटा क्राइटेरिया, है ना। एच न्यू नॉट क्या बेटा, वर्क फंक्शन, Yes. वर्क फंक्शन, ठीक है। तो जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन दिया गया 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एच न्यू नॉट इसका वैल्यू कितना दिया गया बेटा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे है उसका एनर्जी, ये जो एनर्जी है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जो इंसिडेंट रे उसका एनर्जी तुमने निकाला, तो इंसिडेंट रे का एनर्जी कैसे निकालोगे बेटा, तो यहाँ पर न्यू न देकर लेमडा दिया गया है, सो एस सी बाई लेमडा निकालोगे। एस सी बाई लेमडा को यहाँ पर तुमने लिखा, एच सी बाई लेमडा को आ रहा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि तुम्हारा वर्क फंक्शन है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो वर्क फंक्शन ज्यादा है, मतलब जो आयनेशन एनर्जी है, आयनेशन एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे है उसका एनर्जी कम है। तो क्या यहाँ से फोटोइलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा? जो लाइट No, फॉल sir. हो रहा है मेटलिक सरफेस पर, इसका एनर्जी कम है, ठीक है। और इस मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन फाई का वैल्यू ज्यादा है ना। इसका मतलब है, कंडीशन क्या है, एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच न्यू नॉट, वर्क फंक्शन। जब उल्टा आ रहा है इसलिए कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, नो इजेक्शन विल टेक प्लेस। Yes. नोट करो इस क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन, तुम्हें अलग अलग मेटल दिया गया हो, ठीक है। तो किस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना इजीली होगा? मान लो दिया गया है सोडियम, दूसरा दिया गया है पोटेशियम, ठीक है, और तीसरा दिया गया है सीजियम। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन? तो किसमें से बेटा सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? तो तुम यहाँ पर लाइट फॉल करा रहे हो तो Cesium. इसका Cesium. आयनेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो अभी मैंने ऊपर ऑर्डर बताया, तो ये सब सेम ग्रुप में है ना। तो पहले लिथियम आएगा, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो सबसे कम आयनेशन एनर्जी सीजियम का है, तो सीजियम से सबसे पहले फोटो इजेक्ट होगा, फिर उसके बाद पोटेशियम से निकलेगा, फिर सबसे कम सोडियम का। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, सीजियम, पोटेशियम और सोडियम, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। और कोई डाउट है? No, sir. नहीं है। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर है अब है केमिकल बॉन्डिंग। सर बोलो, एक डाउट था, पूछो। और फॉस्फोरस तीसरे पीरियड में होता है, तो उसके बाद थर्ड पीरियड में होता है ना? फास्फोरस थर्ड में 13 में होता है ना बेटा, फास्फोरस पीरियड पीरियड में। Period. अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक। तो सर उसके पास खाली डी ऑर्बिटल्स होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होगा बेटा। तो सर उसको जब एक्साइट करेंगे तो डी ऑर्बिटल में जाएगा ना, 3d ऑर्बिटल में? वहाँ पर हाँ, Phosphorus- डिपेंड करेगा तुमने कितना एनर्जी दिया है फास्फोरस को। हो सकता सर, है जब वो डी ऑर्बिटल में जा रहा है, हो सकता है ना वो आगे भी जा सकता है। हाँ। सर PCl5 में अगर हम PCl5 की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें डी में जाएगा किसमें? डी में जाता है पहले जब PCl5 बनाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में जाता है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d आता है, अभी मैं बताऊंगा इस चैप्टर में है, केमिकल बॉन्डिंग में है PCl5 का फॉर्मेशन, ठीक है। यस डी ऑर्बिटल का यूज होता है, जब इलेक्ट्रॉन को जब एक्साइट करोगे तो डी ऑर्बिटल में जाएगा। देखो बेटा, ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इस चैप्टर को पढ़ना हम लोगों को। इसमें बेटा अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर सिलेबस IIT JEE का मैंने लिखा है एडवांस का। तो यहाँ पर एडवांस में क्या पढ़ना बेटा, तुम्हें पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, यहाँ पर पढ़ना है तुम्हें ऑर्बिटल ओवरलैप एंड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ोगे तुम, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग sp and d ऑर्बिटल्स ओनली, sp d ऑर्बिटल, ठीक है। याद रखना है केवल sp d ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, इसके आगे का नहीं।
ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक स्पेसीज। तो ये ऑर्बिटल यहाँ मॉलिक्यूलर छूट गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर एमओ थ्योरी है, एमओ थ्योरी केवल और केवल होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक स्पेसीज के लिए है, ठीक है, याद रखो, होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक स्पेसीज के लिए, हेट्रोन्यूक्लियर के लिए नहीं है। आगे पढ़ना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, पोलरिटी इन मॉलिक्यूल कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन नॉन पोलर है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और उसका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, मतलब इसका फार्मूले से कैसे यूज करोगे, फार्मूला से इसका क्वालिटी है ना, डाइपोल मोमेंट कैसे मेजर करोगे। फिर आगे पढ़ना हम लोगों को VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी में अलग अलग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोगों को निकालना है। तो स्ट्रक्चर में हम लोगों को केवल लिमिटेड स्ट्रक्चर पढ़ना है, बहुत सारा स्ट्रक्चर हम लोगों को नहीं पढ़ना है, केवल लीनियर एंगुलर पढ़ना है। इसके अलावा भी ढेर सारे स्ट्रक्चर होते हैं, उसका स्टडी नहीं करना है। यहाँ पर याद रखो ये तुम्हारे जेईई एडवांस का सिलेबस है, ठीक है। तो इधर उधर के पढ़ोगे चीजें, ढेर सारा फालतू चीज पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और जो तुम्हें पढ़ना है उस पर तुम फोकस नहीं कर पाओगे। तो जो तुम्हें पढ़ना चाहिए वो तुम पढ़ोगे, फोकस रहोगे तो तुम्हारा मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। तो याद रखो यहाँ से बिल्कुल भी एक भी चीज नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। 100% यहाँ पर अगर कमांड हो जाए तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। पता चला तुमने यहाँ पर 30% पढ़ लिया, मॉलिक्यूल पढ़ रहे हो वहां पर, है ना, जो कि आने वाला नहीं है। और जहां से क्वेश्चन आ रहा है तुमने 30% पढ़ा, केवल 100 तुमने यहाँ पर कमांड है ही नहीं। और जहां से नहीं आने वाला है तुम वहां पर फोकस देकर 200% यहाँ पर एफिशिएंसी लगा रहे हो कि हाँ पूरा का पूरा पढ़ के पूरा मार्क्स एग्जाम में यही आने वाला है, जब कैसा होता नहीं, ठीक है। जो सिलेबस में दिया गया वही पूछेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे बेटा। तो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्डिंग में आया था बेटा, केमिकल बॉन्ड क्या होता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा केमिकल बॉन्ड, तो केमिकल बॉन्ड में हम लोग उससे पहले पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड, क्राइटेरिया फॉर आयनिक बॉन्ड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये 4 पॉइंट है ना, जो 4 पॉइंट है ये हम लोगों को आयनिक बॉन्ड में पढ़ना है। तो आयनिक बॉन्ड बहुत ईजी है, तुरंत कंप्लीट हो जाता है ना। तो सबसे पहले देख ले बेटा कि आयनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है क्या होता है, और ये जो केमिकल बॉन्ड्स है इसका डेफिनेशन क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। देखो बेटा, द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स, आयंस एटसेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीशीज आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है। तो देखो बेटा कि जैसे दो एटम है, एक हाइड्रोजन हो गया, फर्स्ट एटम हाइड्रोजन, और सेकंड एटम हो गया तुम्हारा क्लोरीन, ठीक है। तो इन दोनों को है ना यहाँ पर मॉलिक्यूल में बांधना है। इन दोनों के बीच में बांधने के लिए क्या होगा बेटा, कुछ न कुछ यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह होता है। तो जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। तो अब इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद होता क्या है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जो कंस्टिट्यूएंट एटम है इसके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स बन जाता है, और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को, जो अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स क्या बोलोगे बेटा, केमिकल बॉन्ड, है ना। केमिकल बॉन्ड मतलब ये लाइन मतलब नहीं होता कि हाँ एच और सी के बीच में एक लाइन बन गया, इस लाइन को या रोप को या इस पटरे को हम लोग क्या बोलेंगे केमिकल बॉन्ड, ऐसा नहीं होता है। ये है क्या बेटा, एक टाइप का केमिकल बॉन्ड, और इस केमिकल बॉन्ड को हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं कि धागे से बांध दिया गया HCl को, ठीक है। ओके सर केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं? अभी तो शुरू भी नहीं हो बेटा, अभी डाउट हो गया तुम्हारा। आगे देखो बेटा, एलिमेंट्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। जो एलिमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एलिमेंट को हम लोग 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट whose atom gives up 1 or more electron easily, they have low ionization potential। इसको क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। दूसरे टाइप का जो एलिमेंट इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या होगा, which can gain electron, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जो इलेक्ट्रॉन को खींच ले, उसको तुम इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट बोलोगे। they have higher value of इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। जैसे
मेटल्स की बात कर लिया जाए तो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो मेटल क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, को एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपने तरफ। इन सबको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। थर्ड कैटेगरी यहाँ दिया गया है एलिमेंट विच हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में लाई करते हैं, उसको थर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। जैसे बोरान होगा, जितने भी मेटलाइड है, ठीक है, तो मेटलाइड को हम लोग ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल सकते हैं ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं सेमी मेटल्स को, ठीक है। एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ एटम इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के हिसाब से बताएंगे कि बॉन्ड किस किस टाइप का हो सकता है। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिव, दो टाइप का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में ना। अगर हम लोग बड़े से है ना ब्रॉड कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करें तो या तो एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा या तो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऑन दिस बेसिस बॉन्ड में बी ऑफ 3 टाइप, ठीक है। तो पहला यहाँ पे देखो क्राइटेरिया क्या लिखा है, फर्स्ट टाइप का जो बॉन्ड है उसमें बताया गया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये दोनों कंबाइन हो रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे Na, ठीक है, और Cl। तो Na क्या है बेटा, सोडियम क्या है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो है, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो Na और Cl में क्या बना लेगा, NaCl। तो NaCl में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। दूसरा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या बोलोगे इसको, कोवैलेंट बॉन्ड, वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे तुमने ले लिया यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया H2O, है ना। H2O में कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। क्लोरीन ले लिया और दूसरा क्लोरीन, दोनों ही क्लोरीन है, दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, दोनों मिलकर Cl2 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन क्या बनाएगा, O2, ठीक है। कार्बन ही एलिमेंट जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। इसी में इसका सब पार्ट है लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी कम है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंबाइन हो रहा तो भी वहां पर कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड कैटेगरी यहाँ पे देखो, ये सेकंड हो गया। थर्ड कमीशन इसमें बेटा कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव दूसरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव से कंबाइन हो जाए। तो दोनों ही इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से कंबाइन हो रहा तो क्या बनेगा यहाँ पर, मेटेलिक बॉन्ड। इसका एग्जांपल देखो बेटा, इसका एग्जांपल है BCl3, ठीक है, BeCl2। तो यहाँ पे जो बोरान है या बेरिलियम है ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ठीक है। मिल गया जवाब। यहाँ देखो बेटा थर्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव प्लस, हालांकि यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दोनों अगर जैसे तुमने यहाँ पर सोडियम ले लिया, दूसरा सोडियम से कंबाइन करके सोडियम मेटल बना लिया, ठीक है। आयरन से मिलकर यहाँ पर आयरन सॉलिड बना लिया, आयरन सॉलिड, ठीक है। तो ये सब के बीच में कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको तुम मेटालिक बॉन्ड बोलोगे। उसमें दोनों एलिमेंट, सर एक बार इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव बता दो एक और बार प्लीज। बेटा जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो कंबाइन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। एग्जांपल मैंने क्या दिया यहाँ पर, एग्जांपल में मैंने दिया यहाँ पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसे हैं ये पूछ रहा हूँ सर मैं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कहते हैं, इट इज द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को कितना तेजी से अट्रैक्ट का क्लास 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा था बेटा? हाँ सर याद आ गया। याद आ गया ना? पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगा। इस तरह से तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा तुमने, ठीक है? तो दोनों देख लेना। आगे चलते बॉन्ड, सबसे नंबर 1 पढ़ना है आयनिक बॉन्ड, ठीक है? आयनिक हेडिंग डालोगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है? जिस तरह से कोवैलेंसी होता है उस तरह से इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है, ठीक है? दिस टाइप ऑफ वैलेंसी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर whereby each atom may obtain in their outermost cell। तो अब देखो बेटा यहाँ पर केसीएल बनाना है तुम्हें। कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड, ठीक है? क्यों आयनिक बॉन्ड है? क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जो सेकेंड एलिमेंट है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव से कंबाइन होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम को देखोगे तो जो पोटेशियम में है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। देखो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स लिखोगे तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर किसी तरह पोटेशियम इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, जो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगेगा, है ना? तो 2 8 8 1 10 करोगे तो मेरा जो क्लोरीन है, तो जो क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अगर किसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो 7 + 8 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 7 + 1 = 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो होता क्या है बेटा, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है, ठीक है? समझौता होता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तुम भी तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो जो क्लोरीन है इस इलेक्ट्रॉन को रख लेता है ना? जब पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पोटेशियम के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस चार्ज आ जाएगा। मालूम है कि नहीं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा पोटेशियम। जैसे ही क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को? पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इसी अट्रैक्टिव फोर्स को क्या बोलोगे? बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर तुम्हें अट्रैक्टिव फोर्स दिखाई दे रहा है और दोनों का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर NaCl का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है? पर पोटेशियम क्लोराइड का था, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का है। तो सोडियम का यहाँ देखो इस तरह का डायग्राम बनाया गया है। 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में दिख रहा होगा। तो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को ट्रांसफर हो जाए तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन वाला काउंट करो? आउटर मोस्ट में 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा क्लोरीन सेल में। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर आ जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और सोडियम के भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट। लेकिन यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस चार्ज, तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा बेटा। यहाँ पर दोनों साथ रहेंगे और जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग क्या बोलेंगे? इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? आगे चलते हैं बेटा। इतना तो समझ में आ गया बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? यस सर। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है क्लोरीन, ठीक है? जितना ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हो रहा है वही इलेक्ट्रोवैलेंसी होता है। जैसे तुमने ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना होगा?
कैल्शियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 होगा, क्योंकि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके Ca2+ बनाएगा ना। यस सर। और अगर क्लोरीन पूछा जाए व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सर 1। क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगा? 1 है ना। क्लोरीन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। 2 क्लोरीन से तुमने यहाँ पर 2 क्लोरीन लिया एक्सेप्ट करने के लिए। उसी तरह तुमने ले लिया है Al2O3 अलुमिना है, एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना होगा? इलेक्ट्रो होगा है ना। 3। तो एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन का कितना होगा वैलेंसी? एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज। सर वैलेंसी और इलेक्ट्रो वैलेंसी सेम है। इलेक्ट्रो वैलेंसी किसके लिए यूज करोगे बेटा? इलेक्ट्रो वैलेंसी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले क्लास से 9th में तुम्हें नहीं बताया, यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं कराया गया होगा कोवैलेंसी क्या होता है ना। वहाँ पर केवल वैलेंसी टर्म दिया गया है। जो वैलेंसी है वो 2 टाइप का होता है ना। एक होता है कोवैलेंसी, जो वैलेंसी है बेटा वैलेंसी 2 टाइप का है। एक होता है कोवैलेंसी, दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पर क्या वैलेंसी, और अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब अगर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। और कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे बेटा? कोवैलेंसी। दोनों क्या वैलेंसी है, तो ये दोनों वैलेंसी है, अलग चीज नहीं है। वैलेंसी को अलग अलग नाम दिया गया है। आयनिक बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए कोवैलेंसी टर्म यूज करोगे। मेटालिक बॉन्ड के लिए भी कुछ होगा? नहीं, मेटालिक बॉन्ड के लिए नहीं कुछ यूज करोगे। आ जाओ बेटा यहाँ पर है कंडीशन फॉर स्टेबल आयनिक बॉन्ड। तो स्टेबल आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसका कुछ कंडीशन। तो 3 कंडीशन यहाँ गया है। कंडीशन 1, आयनेशन एंथैल्पी ऑफ कैटायन फॉर्मिंग एटम शुड बी लो, वो बहुत कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, वो आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ अनायन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ अनायन बी हाई, शुड बी हाई। एक नया टर्म तुम्हें सुनने को मिला बेटा, लैटिस एनर्जी, ये नहीं सुना होगा अभी तक। लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है, आयनेशन एनर्जी मस्ट बी लो, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी हाई, लैटिस एनर्जी मस्ट बी हाई। तो तीनों को हम लोग देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आते हैं क्राइटेरिया फॉर आयनिक बॉन्ड में, तीनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो नंबर 1 दिया गया यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहाँ पर क्या दिया गया है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कैन बी कंसिडर्ड टू प्रोसीड इन 3 स्टेप्स ऑफ गैसियस कैटायन, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि जो मेटल है या फिर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन बनाएगा, ठीक है। तो कोई मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या बनेगा बेटा? मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है ना। तो ये क्या बनेगा? H+ बना लेगा कि नहीं बना लेगा? यस H+ ही तो बनाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी दिया है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निकलेगा नहीं अपने आप। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ न कुछ एनर्जी तुम प्रोवाइड करोगे, दोगे। और जो एनर्जी तुम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देते हो वो एनर्जी क्या होता है बेटा? आयनेशन एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस कैटायन। जो गैसियस कैटायन बनाने के लिए जो एनर्जी जरूरत होता है बेटा, उस एनर्जी क्या बोलते हो? उस एनर्जी को हम लोग आयनेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आयनेशन एनर्जी है। जैसे तुम्हें सोडियम का आयन बनाना है, Na+ बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम कुछ एनर्जी, इस एनर्जी क्या बोलोगे बेटा? आयनेशन एनर्जी बोलोगे, ठीक है। इसी तरह से कैल्शियम
कैल्शियम में से भी तुम इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दोगे उसको तुम क्या बोलोगे बेटा, आयनेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम। ठीक है, जितने भी मेटल है हर एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी तुम दोगे, प्रोवाइड करोगे, उस एनर्जी क्या बोलोगे बेटा, आयनेशन एनर्जी बोलोगे। ठीक है, तो अब कटायन तुम्हें इजीली बनाना है। हाँ बेटा बोलो। सर ये गैशियस कटायन वाला क्या है? बेटा ये एक्चुअल डेफिनेशन है आयनेशन एनर्जी का। तो आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या है बेटा, आयनेशन एनर्जी का डेफिनेशन अगर तुम्हें याद थोड़ा बहुत है क्लास 10th का, उसमें लिखा गया है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम। ठीक है, ऑफ गैसियस फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड एटम। तो गैसियस आइसोलेटेड एटम से रिक्वायर्ड होता है बेटा, उसी को बोलोगे। अगर मान लो यहाँ पर तुमने ले लिया कार्बन सॉलिड, कार्बन सॉलिड से तुमने इलेक्ट्रॉन को निकाल कर C+ बना लिया। ठीक है, तो क्या ये एनर्जी है बेटा, नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है। तो इसको अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ाया गया। जो पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में फिर से बताया जाएगा क्लास 11। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा। पीरियोडिक टेबल के बाद हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, इसके बाद जस्ट इसके बाद पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। ठीक बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इतना तो समझ में आ गया है ना। सर आयनाइजेशन एनर्जी लो क्यों होनी चाहिए? देखो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी लो क्यों होना चाहिए, है ना। यहाँ पर सोडियम है, सोडियम से तुम्हें Na+ बनाना है ना। जब तक Na+ नहीं बनेगा तब तक ये Cl- से कंबाइन नहीं होगा। तो मालूम है, जब Na+ बनेगा से कंबाइन होकर NaCl बनाएगा, है कि नहीं। यस सर, यस सर। तो Na+ कैसे बनेगा, जब तुम सोडियम को आयनाइजेशन एनर्जी दोगे तब तो Na+ बनेगा। अगर सोडियम या फिर मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो तो क्या इजीली कटायन बनेगा। अगर किसी मेटल का या सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी मान लो बहुत हाई है ना, अगर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा बेटा कटायन बनाने के लिए। इसका मतलब कटायन इजीली फॉर्म नहीं होगा। इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल फॉर्मिंग कटायन मस्ट बी लो। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, क्योंकि मेटल यहाँ बना रहा है। जितना इजीली कटायन बनेगा उतना इजीली तुम्हारा आयनिक कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैसियस अनायन। तो गैसियस अनायन देख लेते हैं बेटा, गैसियस अनायन कैसे बनेगा। तो X यहाँ पर जो क्लोरीन है या फिर जितने भी एलिमेंट है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद X- बनाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर अफिनिटी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन X ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, है ना, तो इस एनर्जी क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलोगे। ठीक है बेटा। यस सर। और जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा यहाँ से, उतना इजली ये एनर्जी फर्स्ट स्टेप में यूटिलाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेटा मैं आगे आने वाला था, यहाँ पर देखो नीचे लिखा हमने, है ना। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास हम लोग चलेंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इन तीनों डेफिनेशन तुम नोट कर लो, फिर इसमें दोबारा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक बेटा, तीनों डेफिनेशन तुम लोग यहाँ पर नोट कर लो, लैटिस एंथैल्पी का भी नोट कर लो यहाँ पर। तो मैं नेक्स्ट क्लास बताता हूँ बेटा, तो क्लास टाइम हो गया है, तो इसको पूरा नोट कर लो। नोट करने के बाद देखेंगे एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। डन सर, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो,
वो लिखने में टाइम लग जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सर तो सब बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। सर ले लिया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। और